मेडिकल सिस्टम जो नहीं कर पाया वो स्वामी रामदेव ने, आचार्य बालकृष्ण ने, पतंजलि ने, हमारे साइंटिस्टों ने करके दिखा दिया है। पूरा मेडिकल सिस्टम कहता है डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक नहीं होते। पूरा मेडिकल सिस्टम कहता है एक बार बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस हो गया ठीक नहीं होता। पूरा मेडिकल सिस्टम कहता है एक बार फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस हो गया तो हेपेटाइटिस वापस रिवर्स नहीं होता। पूरा मेडिकल सिस्टम कहता है कि एक बार किडनी का क्रिएटिनिन बढ़ गया तो आपको डायलिसिस और ट्रांसप्लांट पर जाना ही पड़ेगा। पूरा मेडिकल सिस्टम कहता है कि हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्सेबल नहीं है। पूरा मेडिकल सिस्टम कहता है एक बार आंखें कमजोर होगी वापस आंखों की रोशनी ठीक नहीं होती है। पूरा मेडिकल सिस्टम कहता है कि आपके स्किन के सेल डिजनरेट होने शुरू हो गए, एक बार सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा हो गया तो वापस रिवर्सेबल नहीं है, आपको जिंदगी भर ये झेलना ही पड़ेगा। पूरा मेडिकल सिस्टम कहता है एक बार, ये कितनी मूर्खता की बातें हैं, एक आदमी को मार दिया तो पूरी दुनिया में चर्चा होती है। अब दूसरी तरह से बात सुनो, इन एलोपैथी वाले हर साल कम से कम 10 करोड़ लोगों को मारते हैं। अब मैं ये बात कह दूंगा तो फिर इस पर भी केस होता है। ये मेडिकल सिस्टम लोगों को मारने के लिए है या तारने के लिए है? हर साल करीब 2.5 करोड़ लोगों की मौत तो कोलेस्ट्रॉल आदि बढ़कर के हार्ट अटैक से ही होती है। कैंसर से कितने लोगों, और ये कैंसर क्यों हो रहा है? ये टाइप 1 डायबिटीज से लोगों की मौत होती है, बीपी बढ़ने से लोगों की मौत होती है, ब्रेन स्ट्रोक से लोगों की मौत होती है। बीपी क्यों बढ़ता है, शुगर क्यों बढ़ता है, थायराइड की प्रॉब्लम क्यों है, ये सारी बीमारियां क्यों है? विदेशी दवा और विदेशी खान पान से ही संसार के सारे रोग और सारे दुख है। अब इसको कैसे भी कह लो, कचरा खा करके कह लो, सिंथेटिक मेडिसिन कह लो, सिंथेटिक फूड कह लो, बात कहने के तौर तरीके अलग अलग है। तो डॉक्टर साहब अब आप अपना प्रवचन शुरू करो। हमने एलोपैथी के खेमे से ही एक आदमी तोड़ रखा है। ये एलोपैथी में रिसर्च करता था पहले बड़ी बड़ी कंपनियों में, अभी तो एक ही तोड़ा है, ऐसे सैकड़ों तोड़ने वाले हैं। आने वाले 5 सालों में उन्हीं के कुनबे में खलबली मचाने वाले हैं और उनको सही रास्ता बताने वाले हैं। हमने उधर से तोड़ लिए डॉक्टरों को, साइंटिस्टों को, और लगा दिया। मैंने कहा भाई तुम ये सब कब तक जो है ये सिंथेटिक दवाओं में रिसर्च करोगे, तुम नेचुरल दवाओं में रिसर्च करो। पहले तो इसको समझ में ही नहीं आया क्योंकि इसको सब केमिकल समझ में आते थे, तो पहले तो इसको ही समझाया। हाँ, लेकिन ये बहुत समझदार डॉक्टर है। अब भारत वाले तो समझ जाते हैं क्योंकि उनको जेनेटिक स्ट्रक्चर में ना अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा, महर्षि चरक, धन्वंतरि, पाणिनि, पतंजलि ऋषियों के प्रति श्रद्धा है। और वैसे तो ये वैश्य परिवार से इनको तो जल्दी समझ में आ जाता है क्योंकि वैश्य परिवारों में बचपन से ही श्रद्धा भक्ति की बातें की जाती है। तो खैर ये हमारा बहुत प्यारा डॉक्टर है, एक बार जोरदार अभिनंदन है। हाँ, अब ये अंदर के इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करता है च्यवनप्राश। ये भी एंटी एजिंग है। च्यवन ऋषि, अब च्यवनप्राश नाम कैसे हुआ? अब कुछ तो बावड़े ऐसे ही हैं, कोई हीरो कोई हीरोइन खड़ी होकर के च्यवनप्राश दिखा देता है और फिर उसको खा लेते हैं। उनको च्यवनप्राश का मतलब ही नहीं पता। प्राश कहते हैं आसन, खाने को। च्यवन कहते हैं ऋषि को। च्यवन ऋषि ने कुछ खाया और बूढ़ा च्यवन ऋषि जवान हो गया, तब से इसका नाम क्या हो गया? च्यवनप्राश। ये च्यवनप्राश का मतलब है। कुछ सोचते हैं इसमें 54 जड़ी बूटियां होती हैं इसलिए ये च्यवनप्राश है। ये कोई 54-53 प्राश नहीं है, ये च्यवनप्राश है। अब इसके ऊपर भी हमने पहली बार साइंटिफिक रिसर्च किया और इसके अंदर 51 जड़ी बूटियाँ हम डालते हैं। एक एक जड़ी बूटी में 100 से लेकर के 500,000 तक फाइटोकेमिकल्स होते हैं, मेडिसिनल पावर होती है। अब इसमें एक च्यवनप्राश में इतनी ताकत है यदि ठीक से बनाया जाए तो। अब लोग इसी में मीठी चटनी बना करके देते रहते हैं, हम भी उसको खाते रहते हैं, बड़ा टेस्टी है, बड़ा अच्छा है, बस इतना नहीं। तो इसके बारे में बताओ डॉक्टर साहब। ओम स्वामी जी प्रणाम। आप सबको मेरा
अभिवादन। और आज हम बात करेंगे एक सुपर फूड के बारे में जो हेल्दियर लाइफ के बारे में है। तो स्वामी जी, जब हम बात कर रहे थे अलग अलग औषधियों के बारे में, तो ऐसा भी थॉट था कि न्यूट्रास्यूटिकल फील्ड में हमारे एंशियंट विज्ञान में हमारे पुराने ऋषियों ने जो बताया वो क्या है, और मेडिसिनल फूड अब पिछले 10-12 साल से अलग तरीके से देखा जा रहा है। खाना अलग, और ऐसा खाना जिससे दवाइयों का फ़ायदा भी हो, तो वो वाला जो फूड है उस पर बहुत काम चल रहा था। तो समझिए, हमने देखा जब ऐसा हो रहा था तो हमारे पास क्या क्या है, तो समझिए हमारे पास बहुत सारे हैं, और सबसे ज़्यादा और सबसे प्रमुख च्यवनप्राश है। और जैसा कि आपने बताया कि च्यवनप्राश संस्कृत के 2 शब्दों का मेल है, च्यवन और प्राश। और महर्षि च्यवन जो आत्मज्ञान की खोज में जिन्होंने बहुत मेहनत की थी और जिसकी वजह से वो बहुत कमज़ोर हो गए थे, तो उन्होंने ये एक जड़ी बूटियों का मिक्स यूज़ किया और उसे खा के उनका स्वास्थ्य अच्छा हो गया, और जिसे अब हम सब मिला के च्यवनप्राश के नाम से जानते हैं। अब ये स्वामी जी एक बहुत ही कंप्लीट होलिस्टिक फूड है, जिसको मेडिसिनल फूड के कैटेगरी में देखा जा सकता है। इसके अंदर 51 जड़ी बूटियाँ और अलग अलग खनिज हैं, जो बहुत दिनों से अनिवार्य रूप से हमारे भारतीय आहार का हिस्सा रहा है। पर ये जो हमारा क्लासिकल फॉर्मुलेशन है, जिसका कई सदियों से इस्तेमाल हो रहा है, उसकी मेडिसिनल वैल्यू का साइंटिफिक वैलिडेशन स्वामी जी आज तक नहीं हुआ था, और हुआ था बहुत छोटे स्केल पे हुआ था। तो पूज्य आचार्य का आग्रह था, निर्देश था कि क्यों ना कुछ काम हम च्यवनप्राश के ऊपर भी करें और ऐसा दिखाएं कि इसकी जो मेडिसिनल कैपेबिलिटी है वो कहाँ से आ रही हैं और किस तरीके से ये औषधि के तौर पे भी काम करता है। तो समझिए, फिर हमने इस पर काफ़ी सारा काम किया, और च्यवनप्राश का ये वाला जो वर्जन है, जिसको हम स्पेशल च्यवनप्राश कहते हैं, पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश, इसका कोड बनाए PSCP, और उस पर स्वामी जी ने फिर काफ़ी सारा काम किया। और एज़ यूजुअल हमने फिर ये देखा कि इसके अंदर किस टाइप के फाइटो कंपाउंड्स हैं। जैसा आपने बताया कि हर एक जड़ी बूटी से लगभग 100 के लगभग फाइटो कंपाउंड्स आते हैं, और चूँकि इसमें 5,000 के लगभग कंपाउंड्स आएंगे, तो हमने सब मिला कर देखा कि उनमें मेन कौन कौन से घटक हैं और क्या हम उसको क्वालिटी पैरामीटर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्वामी जी ये देखा कि लगभग 18 से 19 ऐसे घटक हैं स्वामी जी, जिनको हम हर बार हर एक बैच में देख पा रहे थे। और फिर ये एक थोड़ी सी बड़ी बात भी थी, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग कंपनियां भी च्यवनप्राश बनाती हैं, और कुछ बड़े ब्रांड्स हैं, कुछ छोटे ब्रांड्स हैं, और आपने कहा कुछ मीठी चटनी भी बना के देते हैं। तो उन सब के अंदर क्वालिटी कंप्लाइंस कैसा है, और जो पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश है उसकी क्वालिटी कैसी है। तो उसके लिए स्वामी जी हमने क्या किया कि अलग अलग बैचेस लिए और देखा कि जो कंपाउंड्स हम फोकस करना चाह रहे थे वो कितने थे। तो स्वामी जी हमने ये रिपोर्ट किया कि लगभग 8 ऐसे मार्कर हैं जो हर एक बैच में लगभग बराबर पाए जाते हैं, चाहे वो आज का बना हुआ हो या 3 साल पहले बना हुआ हो या 2 महीने पहले बना हुआ हो। तो स्वामी जी जो पूरा साइकिल है मैन्युफैक्चरिंग का, अलग अलग टाइम का, जिसमें अलग अलग हर्ब भी जारी होती है, पर क्वालिटी के बाद से हम जो आउटपुट देते हैं स्वामी जी बिल्कुल कंसिस्टेंट होता है, और जो एक्टिव कंपोनेंट हैं जिनकी वजह से मेडिसिनल वैल्यू आती है वो कंजर्व रहती है, और जो पूरा एक प्रोडक्ट है वो डिलीवर होता है जो एक्सपेक्टेड है स्वामी जी। तो ये स्वामी जी एक बड़ी बात है, और जो हमारी पूरी मैन्युफैक्चरिंग टीम है स्वामी जी, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, और अगर हम सब उनकी ताली बजाएंगे तो स्वामी जी बड़ा अच्छा रहेगा। कल बात हो रहा था उनसे स्वामी जी, तो वो भी कह रहे थे कि जो हमारा आउटपुट है और वो किस तरीके से आ रहा है, सो दैट इज़ डूइंग वेरी गुड स्वामी जी। नाउ अब आते हैं इसके बायोलॉजी वाले एक्सपेरिमेंट पे। तो समझिए यूजुअली जैसे हम करते हैं कि फर्स्ट रेस्पॉन्स च्यवनप्राश का इन्फ्लेमेशन के प्रति होता है, तो समझिए हमने कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी कैपेबिलिटी देखी, और ह्यूमन मैक्रोफेजेस जो हमारे खून की WBCs हैं, जो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं, उन सेल्स पे काम किया। और जब हमने इनको बैक्टीरिया का बाहर का कोट एक कंपाउंड होता है स्वामी जी LPS जिसको कहते हैं लाइपोपॉलीसैकेराइड, जो बैक्टीरिया के बाहर का स्ट्रक्चर होता है, तो वो जो कंपाउंड है जब हमारी सेल्स उसे देखती हैं तो उसके प्रति एक्साइट हो जाते हैं और उसको एज एन अटैक मानती हैं, और तुरंत माइग्रेट होकर तुरंत उस चीज़ पे एक्शन लेना शुरू कर देती हैं। तो जो हमारा डिफेंस है वो सेंस करता है फॉरेन मटेरियल को, और LPS एक ऐसा ही फॉरेन मटेरियल है जो बैक्टीरिया के बाहर के कोटिंग पे पाया जाता है। तो समझिए हमने उस LPS को लिया और इन सेल्स के ऊपर डाला, और लगभग 6 घंटे के अंदर अंदर समझिए उन सेल्स ने दुनिया भर के साइटोकाइन का तूफान मचा दिया। खूब सारे साइटोकाइन आने शुरू हो गए। TNF अल्फा और IL-6 उनके मेन थे। अब उस केस में जब हमने इन सेल्स को च्यवनप्राश के एक्सट्रैक्ट से
ट्रीट किया और देखा कि जैसे जैसे हमने डोज बढ़ाते गए च्यवनप्राश की तो क्या इन साइटोकाइन का लेवल भी कम होता चला गया। और स्वामी जी हमने पाया कि जैसे जैसे इसकी डोज बढ़ती गई च्यवनप्राश ने डोज डिपेंडेंट तरीके से IL-6 और TNF अल्फा दोनों साइटोकाइन का लेवल स्वामी जी कम किया। तो ये स्वामी जी एक बड़ी बात थी, क्योंकि मेडिसिनल फूड जनरली इतना सारा रेस्पॉन्स नहीं दिखाते हैं, पर च्यवनप्राश ने ऐसा दिखाया। और जो सिंगल हर्ब के कंपाउंड थे उसके बिल्कुल कंपैरेटिव डेटा हमें यहाँ दिखा था कि IL-6 और TNF अल्फा दोनों च्यवनप्राश डोज डिपेंडेंट तरीके से कम कर रहे थे। तो ये स्वामी जी डेटा सेल लाइन ट्रायल का। उसके बाद स्वामी जी हमें कुछ काम करने थे एनिमल ट्रायल में, और इस बार इन एक्सपेरिमेंट के लिए हमने स्वामी जी इस्तेमाल किया ज़ीब्रा फिश का। और ज़ीब्रा फिश एक बहुत छोटी सी फिश होती है, उसको स्वामी जी हमने लगभग 14 दिन तक ये च्यवनप्राश खिलाया। और इसमें फिर थोड़ी क्वारी ये आती है कि फ़िश को आप च्यवनप्राश कैसे खिलाएंगे। एक एक जैसे एनिमल्स को तो हम फोर्स फीड कर लेते हैं, और रैट्स और माइस को फ़िश के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था। तो उसके लिए स्वामी जी हमने क्या किया, हमने इनके छोटे छोटे दाने बनाए, छोटे छोटे पैलेट्स बनाए जो फ़िश खा लेते हैं, और उसको उसमें ही च्यवनप्राश को इनबिल्ट कर दिया। और फिर एक एक फ़िश को वो दाने गिन गिन के दिए गए, और देखा कि कितने टाइम में वो फ़िश खाना खा रही हैं। तो थोड़ा उसमें समझिए हमें कंडीशनिंग करना पड़ा, पर बाद में ये हाल हो गया कि वो फ़िश जिनको हम च्यवनप्राश के पैलेट दे रहे थे उनको उसका स्वाद लग गया स्वामी जी, और वो बड़ा आराम से जा के मतलब नॉर्मल फूड के मुकाबले उनकी प्रेफरेंस च्यवनप्राश के प्रति रही थी। तो ये कुछ स्वाद की बात रही होगी, जो भी होगा, लेकिन हो सकता है उनका ब्रेन एक्टिवेट हो रहा हो सकता है उन्हें कुछ अच्छा लग रहा हो, लेकिन उनकी जो रुचि थी खाने की वो च्यवनप्राश वाले पैलेट के प्रति ज़्यादा थी। और उसके आधार पे फिर हमने स्वामी जी आगे एक्सपेरिमेंट किए। तो इस ट्रेनिंग के बाद ये वाला काम किया, और लगभग हमने 14 दिन तक उनको च्यवनप्राश पहले खिलाया। जैसे आप कहते हैं कि च्यवनप्राश हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा होगा, तो बीमारी को आने से बचाएगा, तो हमने पहले फ़िश को ही खिलाया और फिर उनमें बीमारी इंड्यूस की। और इंडक्शन भी कैसे, वही LPS को लेके जो हमने ह्यूमन सेल लाइन में किया था, उस LPS को हमने एनिमल्स को दिया, इन फ़िश को इंजेक्ट किया, उन फ़िश को जिनको हम 14 दिन से च्यवनप्राश खिला रहे थे, और 2 अलग अलग डोज खिला रहे थे। और उसके बाद देखा कि उनका बिहेवियर कैसा है, उनके अंदर बुखार तो नहीं आ रहा है, क्या वो हाइपर वेंटिलेट हो रहे हैं, उनके हार्ट की स्पीड बढ़ रही है, स्किन खराब हो रही है, या उन्हें यहाँ से वहाँ चलने में दिक्कत आ रही है, किस हिसाब से वो तैर रहे हैं, और अगर तैर रहे हैं तो 1 मिनट में कितने मोड़ ले रहे हैं। क्योंकि वो एक पैरामीटर होता है स्वामी जी ह्यूमन बिहेवियर का भी, क्योंकि जो लोग बीमार हो जाते हैं वो जनरली एक कोने में सुस्त बैठे रहते हैं, उनका चलना फिरना कम हो जाता है। ऐसा ही हम स्वामी जी हम फिश के केस में देख पाए, और ये देखा कि क्या ये पैरामीटर भी मॉडिफाई होते हैं, अगर होते हैं तो क्या च्यवनप्राश उनको नॉर्मलाइज कर सकता है। और इसके साथ साथ जो हम साइटोकाइन की बात किए थे ह्यूमन सेल्स में, क्या वो साइटोकाइन हम फिश में भी देख सकते हैं। और उसके साथ साथ हमें जो एक बहुत कॉमन मार्कर है इन्फ्लेमेशन का, CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट में भी हम लोग देखते हैं, क्या वो फिश में भी बढ़ रहा है, अगर बढ़ रहा है तो क्या उसको च्यवनप्राश मॉडिफाई कर सकता है। तो इतने सारे उद्देश्य के साथ स्वामी जी ये हमने स्टडी की, और ये पाया कि च्यवनप्राश के इस्तेमाल से ऐसे एनिमल जिनको LPS दिया गया था उनके अंदर स्वामी जी बुखार आ गया था, वो सब उनके अंदर उनका टेम्परेचर बढ़ गया था। तो ये स्वामी जी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है कि हम एनिमल के अंदर तो बुखार नाप लेते हैं, जैसे रैट और माइस हैं तो आप थर्मामीटर लगाइए तो उनका बुखार पता लग जाता है, पर फिश का कैसे करेंगे। और फिश वैसे भी कोल्ड ब्लडेड है, फिश का क्या है स्वामी जी, जिस टेम्परेचर में रहते हैं उनके शरीर का टेम्परेचर वही हो जाता है। जैसे हमारा 37 डिग्री सेल्सियस है, जाड़ा गर्मी बरसात अंदर वही टेम्परेचर रहेगा, पर फिश कोल्ड ब्लडेड हैं तो वो अपना टेम्परेचर चेंज करते रहते हैं, गर्मी में गर्म, जाड़े में बर्फ में भी रहती है, बर्फ में रहती है, तो उनका ऐसा मैनेजमेंट रहता है। तो इस केस में उन्हें हम कैसे नापें स्वामी जी, तो उसके लिए एक नया डिवाइस बनाए, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है स्वामी जी। मैं 2 मिनट लूँगा ये बताने में कि हमने स्वामी जी एक ऐसा बॉक्स बनाए जिसके अंदर 3 खाने थे, और 3 खानों के अंदर हमने अलग अलग टेम्परेचर का पानी रखा हुआ था जो मेंटेन किया हुआ था, और तीनों खानों को आपस में छोटे से ट्यूब से, छोटे से छेद से जोड़ दिया था, और फिश को किसी एक खाने में छोड़ दिया, और देखा कि फिश का टेम्परेचर, फिश की बॉडी का टेम्परेचर जो था वो उसी टेम्परेचर के अनुकूल पानी में जाके फिश ने रहना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसा फिश का टेम्परेचर था वो अपने फिश के अपने बॉडी के अनुकूल पानी में जाकर रहेंगे। और फिर इसके ऊपर स्वामी हमने लगाया एक कैमरा, और देखा कि लगभग 3 मिनट के विंडो में उस फिश ने कितने सेकंड उस पानी के बॉक्स में लगाए।
और ऐसे करके स्वामी जी हमने ये नापा कि ये उसका एक बिहेवियरल फीवर हो गया, कि ये बिहेवियर के आधार पे उसके बुखार को नापा जा सकता था। तो ये स्वामी जी हमने पहली बार किया और ये दिखाया कि जब एलपीएस को हमने इंड्यूस किया, जब हमने बुखार आने वाले इन्फेक्शंस की जो स्टार्टिंग मटेरियल ने वो दिए, तो बहुत सारे फिश जो लगभग बैठे हुए थे 29 डिग्री सेल्सियस पे, वो सबके सब शिफ्ट हो गए थे वहाँ 37 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब उनका बुखार बढ़ गया, उनका उनका सबका सब बिहेवियर वहाँ पहुँच गया। और जब उन्हीं फिश को हमने आज ये जो अपना च्यवनप्राश दिया था, तो उन सब का वापस मूवमेंट कम टेम्परेचर तक हो गया स्वामी जी। तो ये एक अच्छी फाइंडिंग थी कि जो बुखार था वो बुखार भी, बुखार जनरेशन का प्रोसेस और उसको उसका क्योर, उसका ट्रीटमेंट भी इन फिश में च्यवनप्राश ने किया था स्वामी जी। तो बुखार का एक कारण इन्फ्लेमेशन था और उस इन्फ्लेमेशन को कम किया तो बुखार कम हो गया। तो ये एक निष्कर्ष आ गया सामने कि इन्फ्लेमेशन कम हुआ स्वामी जी। और स्वामी जी चूँकि इन्फ्लेमेशन के मार्कर सीआरपी हैं जो हम नॉर्मल नापते हैं इन एनिमल में, फिर हमने स्वामी सीआरपी को भी नापा कि सीआरपी का लेवल बढ़ गए थे इन्फ्लेमेशन की वजह से, और वो पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश के इस्तेमाल से डोज डिपेंडेंट तरीके से कम हुए। अब देखो एक बात और बताता हूँ, बुखार बीमारी नहीं है। अब देखो ये सारा एलोपैथी वाला तंत्र जो है ना, उसका शीर्षासन, वो बुखार को ट्रीट करते हैं, हम बुखार जिस कारण से होता है उसको ठीक करते हैं। हमने भी फीवोग्रिड बनाई है, उन्होंने भी डोलो पोलो पैरासीटामोल क्रोसिन और ये जसोड, तो उसमें मेन पैरासीटामोल ही है, लेकिन वो बुखार को टेम्परेचर को कम करते हैं, हम जिस कारण से बुखार होता है उसको ठीक करते हैं। अब विश्व में लोग थोड़े दिनों में पैरासीटामोल क्रोसिन और डोलोपोलो नहीं खाएंगे, थोड़े दिनों में पूरी दुनिया फीवोग्रिटी खाएगी, क्योंकि उससे बुखार का कारण ठीक होता है। जिस कारण से बुखार होता है, बुखार तो एक रिफ्लेक्शन है ना, कोरोना में भी बुखार होता है, कफ कोल्ड हो जाए तो भी बुखार होता है, कहीं चोट लग जाए तो भी बुखार होता है, कहीं इन्फेक्शन, कहीं शरीर में दर्दें ज़्यादा हो जाए अर्थराइटिस वालों को तो भी बुखार हो जाता है, कहीं बॉडी में इन्फेक्शन हो तो भी बुखार होता है। अब भाई जिस कारण से बुखार होता है उसको ठीक नहीं करते, वो बुखार को ठीक करने के लिए क्या करते हैं? स्वामी जी जो क्रोसिन है वो कॉक्स टू पाथवे को ब्लॉक कर देता है, तो जो बुखार का सेंसेशन है वो कम हो जाता है, ब्रेन तक सिग्नल उसके कम जाते हैं, पर बुखार का जो बेसिक कारण है वो पीछे सस्टेन रहता है। ब्रेन को सिग्नल कम हो गए, बाकी बुखार बना हुआ वो। अब वो बुखार को माने जो सिग्नल दे रहे थे, सिग्नल को ही बंद कर दिया। पेन किलर में भी यही होता है, पेन के सेंसेशन को जो ब्रेन तक पहुंचता है उसको कम देने नहीं देते, बाकी दर्द के कारण तो मौजूद रहते हैं शरीर में। वो शुगर को ठीक नहीं करते, पेनक्रियाज को ट्रीट नहीं करते, वो शुगर को बॉडी से वाश आउट करके बाहर निकालते हैं, या ऊपर से अतिरिक्त जो है आपको इंसुलिन देते हैं। वो आपके बीपी को ठीक नहीं करते, वो आपके कोलेस्ट्रॉल को ठीक नहीं करते, वो आपके किसी भी बीमारी को ठीक नहीं करते। हेरा फेरी करनी सीख ली एलोपैथी वालों ने। हम हेरा फेरी नहीं करते, हम जो कारण है उसी का निवारण करते हैं, इसीलिए हम जड़ से बीमारी ठीक करते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो बेसिक फिलोसफी में ही फर्क है। ये पूरा जो बुखार में आई बात तो बताया। हाँ स्वामी जी, तो इस बुखार के बाद स्वामी जी हमने देखा इन्फ्लेमेशन के मार्कर सीआरपी वो भी कम हुए थे। स्वामी जी इसमें एक चीज़ और थी इस स्टडी में, स्वामी जी हमने क्या किया, हमने एक पैरेलल ग्रुप फिश का भी रखा जिनको स्वामी जी हमने स्टेरॉइड्स दिए थे, डेक्सामेथासोन, और दिखाया कि जो इफेक्ट स्टेरॉइड्स का आ रहा है, स्टेरॉइड जो लो डोज पे काम कर रहा है स्वामी जी, वैसा ही इफेक्ट च्यवनप्राश दे रहा था। तो इस स्टेरॉइड के अपने साइड इफेक्ट सबको नोन है और वो ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं किया जा सकते। इन एनिमल मॉडल ने स्टेरॉइड ने ऑफकोर्स बुखार को भी कम किया, उनका सीआरपी लेवल भी कम किया, क्योंकि वो ज़्यादा सीआरपी कम होता तो बुखार कम हो जाता है। पर च्यवनप्राश ने भी स्वामी जी नॉन सिग्निफिकेंटली डिफरेंस दिखाए थे। अब एक बात और बता देता हूँ, च्यवनप्राश में नेचुरल स्टीरॉइड होता है। हाँ स्वामी जी, हल्दी में नेचुरल स्टीरॉइड होता है, शिलाजीत में नेचुरल स्टीरॉइड होता है। और तो और बात छोड़िए, जो बहुत पवित्र विचार होता है ना भक्ति का, वो भी नेचुरल स्टीरॉइड का काम करता है। अपने शरीर से ही ऐसे केमिकल्स, ऐसे सोर्स, ऐसे हार्मोन्स को निकाल देता है, वो स्टीरॉइड से भी करने कई गुना, अनंत गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। तो बॉडी में नेचुरल स्टीरॉइड होता है जो आपकी बॉडी को हील करने के लिए परमात्मा ने बना रखा है। हम अंदर वाली चीज़ों को
अच्छी वाली चीज़ों को बढ़ाते हैं, खराब चीज़ों को कम करते हैं, वो बाहर से इंजेक्ट करते हैं क्योंकि इसमें पैसा बनता है। मामला बड़ा खतरनाक। और स्टीरॉयड का फिर शरीर में बहुत, स्टीरॉयड से तो आंखों की रोशनी भी जाती है, स्टीरॉयड से डायबिटीज होती है, स्टीरॉयड से हड्डियाँ भी खराब होती है, और स्टीरॉयड से इम्यूनिटी भी कंप्रोमाइज होती है, आयु भी कम होती है, और इससे आयु बढ़ती है। इससे आयु बढ़ती है स्वामी जी। तो स्वामी जी इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि अगर जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, जो इन्फ्लेमेशन की वजह से, बुखार की वजह से फिजिकल एक्टिवनेस कम हो जाती है स्वामी जी, तो क्या हम वो फिश में भी देख सकते हैं? तो ज़ीब्रा फिश में स्वामी जी हमने देखा इनका एवरेज स्विमिंग स्पीड कितना है, 1 मिनट में 1 सेकंड में कितने मिलीमीटर चल पा रहे थे। तो वो स्वामी जी इनका वीडियोग्राफी करके स्पीड बाद में की कैलकुलेट, और देखा जो नॉर्मल फिश थी वो लगभग 40 से 45 मिलीमीटर पर सेकंड जाती थी बहुत तेज़ी से। जिनको बुखार आ गया, जिनमें इन्फ्लेमेशन था, वो स्पीड उनकी लगभग 18 तक रह गई स्वामी जी, क्योंकि बुखार में लोग कोने में ही रहते हैं, तो फिश भी कोने में जाके बैठ गए थे, ज़्यादा स्विम नहीं करते हैं। और जब ऐसे वाले फिश जिनको च्यवनप्राश हम 15 दिन दे के आ रहे थे, जब उनमें इन्फ्लेमेशन पैदा किया स्वामी जी, तो उनकी स्पीड उतनी थी जितनी अनट्रीटेड एनिमल की थी। तो वो नॉर्मल की तरह ही बिहेव कर रहे थे, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बढ़ी हुई थी, उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा और वो एक्टिव थे, और वो जो रेस्पॉन्स था वो स्वामी जी बड़ा अच्छा दिखा था, और फिश की स्पीड अच्छी थी। एक बार मुझे पूज्य आचार्य जी ने अभी बताई, बोले आचार्य स्वामी जी एक बड़ा निष्कर्ष मैंने भी निकाल लिया। पिछले दिनों आचार्य जी को थोड़ा फीवर हो गया, कोई इन्फेक्शन आ गया होगा, किसी कोई प्रसाद दे गया होगा, रोज सुबह से शाम तक कई सौ लोगों से मिलते हैं आचार्य जी भी। तो बोले मैंने इम्यूनोग्रिड गोल्ड खाया तो मैं बुखार में मेरे को थकानी नहीं हुई। ये आचार्य जी का 5 दिन पहले का वो है। तो जो बुखार भी कभी किसी को हो जाए तो घर में पड़ा रहने की जरूरत नहीं, च्यवनप्राश खा लो, इम्यूनोग्रिड खा लो, और ज़्यादा ही कमजोर रहेगी तो इम्यूनोग्रिड गोल्ड खा लो, दिन भर घोड़े की तरह दौड़ो, बुखार अपने पड़ा रहेगा, वो अपने आप ठीक भी हो जाएगा और आप अपना काम करते रहोगे। ये भी हमने काम कर दिया है। तो बड़े बड़े निष्कर्ष निकाले हमने, ऐसे 500 से ज़्यादा बड़े निष्कर्ष निकाले जी। तो समझिए वो जो फिश स्विम कर रहे थे, वो तो एक तो उनका स्पीड था, और दूसरा था समझिए वो कितने एजाइल हैं, मतलब 1 मिनट में कितने वो टर्न ले रहे हैं, कितने बैंड ले रहे हैं, क्योंकि फिश का काम ही ऊपर नीचे जाना होता है। तो समझिए वीडियोग्राफी से हमने ये भी नापा कि 1 मिनट में कितने बैंड्स हैं, स्विमिंग करके फिश कैसे जा रहे हैं। तो जो नॉर्मल फिश है वो लगभग 1 मिनट में 100 से ज़्यादा बार बैंड लेते हैं, यूँ जाएंगे, यूँ जाएंगे, यूँ जाएंगे, और वो उनका एवरेज स्पीड है। जो एनिमल्स सिक थे, जिनके अंदर इन्फ्लेमेशन था, वो समझिए 100 से सीधे घट के 25 पे आ गए। वो या तो सीधे जा रहे थे या अपने कोने में पड़े हुए थे, जो आप बाहर देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे स्वामी जी। लेकिन जब इन एनिमल्स को प्री ट्रीट किया था च्यवनप्राश से स्वामी जी, उनका बेंडिंग स्पीड, बेंडिंग टर्न्स बिल्कुल नॉर्मल थे, बिल्कुल 100 के 100 थे स्वामी। तो उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, वो बड़ा मतलब आराम से अपने, अब आप जैसे कहते हैं बिल्कुल जीवन यापन कर रहे थे, इन्फ्लेमेशन होने के बावजूद, इन्फ्लेमेशन का इंडक्शन देने के बावजूद। तो उनका बुखार कंट्रोल था, सीआरपी लेवल नॉर्मल था, और उनकी मूविंग स्पीड और बिहेवियर वो सब नॉर्मल हो गया था स्वामी जी। और फिर देखा स्वामी जी इनका कि हम इनका हार्ट बीट देखें, क्योंकि जब बुखार आ जाता है तो हार्ट बीट थोड़ी बढ़ जाती है। अब फिश का हार्ट बीट कैसे नापना स्वामी जी, वो भी एक चैलेंज था। तो फिश के स्वामी जी गिल्स होते हैं, जिन्हें हिंदी में कहते हैं गलफड़े, वो ऐसे वाइब्रेट होते हैं, उसकी वजह से पानी अंदर जाता है, बाहर जाता है, और फिश ऐसे ऑक्सीजन लेते हैं। तो वो जो मूवमेंट है उनके गिल्स का, जिसको फ्लैपिंग कहते हैं स्वामी जी, हमने वो नापा और ये कैलकुलेट किया कि लगभग 4 बार की एक फ्लैपिंग से एक हार्ट बीट जनरेट होती है उनकी। तो वो कोरिलेशन के साथ देखा कि जब एनिमल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन थे तो उनका हार्ट बीट बढ़ गया था, और ऐसे एनिमल जो च्यवनप्राश खा के आ रहे थे उनका स्वामी जी हार्ट बीट नॉर्मल था। तो हार्ट फंक्शनलिटी भी नॉर्मल थी, जैसे जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उनके स्विमिंग वेलोसिटी के साथ साथ भी। और फिर बाद में जो हम बात कर रहे थे ह्यूमन सेल्स के साथ, वैसे ही हमने स्वामी जी एनिमल्स में देखा, और देखा जो 3 मेजर साइटोकाइंस हैं उनके mRNA एक्सप्रेशन की जो एक्सप्रेशन लेवल है जीन के लेवल पे, तीनों साइटोकाइंस का IL-6, TNF अल्फा और IL-1 बीटा, जो तीनों बढ़ गए थे इन्फ्लेमेशन की वजह से, वो सब नॉर्मलाइज हो गए थे च्यवनप्राश के इस्तेमाल से। तो सिस्टमिक लेवल पर स्वामी जी उनके चेंजेस बहुत अच्छे पाए गए। और जो लास्ट था स्वामी जी, फिर हमने ये देखा कि अगर जब एनिमल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो, तो स्वामी जी जब देखा इन एनिमल के अंदर स्ट्रक्चरल
एनोमलीज आ गए थे इनके स्वामी जो 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 फिन्स थे, जो पीछे वाले साइड के फिन्स थे, वो थोड़े थोड़े लंबे होने शुरू हो गए थे और वो एक थोड़े से बीमारी से लिंक थे स्वामी, ऐसा वाला हो गया था। तो ये जो इनके फिन्स थे वो अचानक से एबनॉर्मल हो गए, कटे फिटे हो गए थे, क्योंकि उनके अंदर इन्फ्लेमेशन था। तो वो जो फिनोटाइप था स्वामी जी, उसको भी हमने मार्क किया, उस एरिया को कैलकुलेट किया एक एक फिश का लेके, और देखा जो एनिमल्स च्यवनप्राश से ट्रीटेड थे उनके अंदर ऐसी एनॉर्मलिटी नहीं पाई गई। उनके फिन्स, उनके पंख सब नॉर्मल थे। बाकी जो डिजीज एनिमल थे उनके अंदर स्वामी ये ज़्यादा था। तो ये टोटल सब कुछ निकल के ऐसा आया कि स्ट्रक्चरल चेंजेस भी ठीक थे, बुखार भी ठीक था। एक ही चीज को कई तरह से देखते हैं हाँ, कंफर्म समझिए। करने के लिए कि ऐसा तो नहीं कि ये ऐसे ही अपवाद के रूप में ऐसे ही हो गया हो। हाँ, तो एक ही बात को जब दसियों तरह से देखते हैं और वही सत्य एक सब ओर से उभर करके आता है, इसको विज्ञान कहते हैं। हाँ स्वामी जी। साइंस कहते हैं। और वो स्वामी जी एक एनिमल में नहीं स्वामी, इस केस में हमने एक एक ग्रुप में 24 फिश लिए थे स्वामी। कितनों को सबको स्वामी, मतलब एक ग्रुप में 24, च्यवनप्राश के 24 ग्रुप अलग और नॉर्मल डिजीज कंट्रोल के अलग, च्यवनप्राश के 2 डोज ग्रुप स्वामी, उसमें 24 अलग, लगभग स्वामी 200 फिश का इस्तेमाल किया इस काम के लिए। ये बहुत पुण्य का काम किया, नहीं तो हर बार ये जीवों को पहले बीमार करके और फिर उनको बहुत सताते हैं, फिर ठीक करते हैं। इस बार इन्होंने च्यवनप्राश खिला करके पहले उनको हेल्दी रखा स्वामी जी और उनकी हेल्थ बरकरार रखी। और चूंकि स्वामी जी ये डेटा काफी जीवों को ज्यादा कष्ट नहीं दिया, ज़्यादा कष्ट नहीं है स्वामी जी। पर जब ये डेटा स्वामी हमने कंपाइल करके पब्लिकेशन को भेजा तो स्वामी जी ये एक बहुत बड़ा और रेप्यूटेड जर्नल है, फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी, ये स्वामी जी उसमें पब्लिश हो स्वामी जी। और च्यवनप्राश के लेकर स्वामी जी अब तक की सबसे बड़ी रिसर्च है पूरे विश्व में। पूरे विश्व में च्यवनप्राश को लेकर के सबसे पहले रिसर्च थी। बाकी तो ऐसे धक्कम पेली में खा रहे थे लोग विज्ञापन के बल पर। हाँ स्वामी, काफ़ी लोगों ने कुछ छोटा मोटा किया होता पब्लिश, लेकिन स्वामी जी इस ऐसा कुछ बता पाना कि मोड ऑफ एक्शन इसका क्या है, दवा के तौर पे जो मेडिसिनल फूड है वो काम कैसे कर रहा है और किस तरीके से कौन कौन से मार्कर मॉडिफाई हो रहे हैं स्वामी जी, तो वो डिटेल जो एक्सपेरिमेंट थे वो स्वामी जी पहली बार आपके आशीर्वाद से और आचार्य श्री की प्रेरणा से हम लोगों ने किए पब्लिश। और ये अब तक लगभग स्वामी जी इसके 1 लाख से ज़्यादा व्यूअरशिप हैं। और ये स्वामी जी ये 1 लाख से ज्यादा वो लोग हैं जो साइंटिफिक वर्ल्ड के रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं। आम लोगों की तो उसमें कम ही रुचि रहती है ना रिसर्च में, तो ये बोला अपना काम नहीं है। तो वो स्वामी जी बहुत ही अच्छा है। और लगभग इसके स्वामी जी 200 से साइटेशन आ चुके हैं, मतलब और लोग जो अपना काम कर रहे हैं वो इसको अपने काम में साइट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इसका बैकग्राउंड ये रहा, तो रेफरेंस के तौर पर यूज कर रहे हैं। हाँ स्वामी जी, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है स्वामी जी। इससे स्वामी ये दिखता है कि हमारा जो विज्ञान है, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भारत से बाहर भी काफ़ी सारी है स्वामी जी। अब पूरी दुनिया जो है योग को का, आयुर्वेद का, सनातन संस्कृति का, सनातन ज्ञान परंपरा का, ऋषियों की ज्ञान का लोहा मान रही है। बात ही है तो स्वामी जी आज के लिए स्वामी जी इतना ही।